हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र, जो कि सामाजिक विज्ञान की बुक है। बच्चों, सामाजिक विज्ञान का भाग है आपका अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति, है ना। तो यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 9वीं के लिए है ना। तो इसका पार्ट 1 हम शुरू करेंगे। और यह बुक जो है कक्षा 9वीं में नई आई है बच्चों, ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी का कोर्स लागू हो गया है। 9th क्लास का जो एमपी बोर्ड के कोर्स से चेंज हो गए बच्चों, और सारे एनसीईआरटी की किताबें लागू हो गई है। तो जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो भी सामाजिक विज्ञान इससे पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। अर्थशास्त्र की बुक में कुल 4 अध्याय है बच्चों। देखो, ये विषय सामग्री दे रखी है और यहाँ 4 अध्याय है। अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी, जो कि अब हम पढ़ेंगे। अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग। अध्याय 3 है निर्धनता एक चुनौती। और अध्याय 4 है भारत में खाद्य उद्योग। तो सामाजिक विज्ञान हमें पढ़ना इसलिए जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि सामाजिक विज्ञान कितनी बार बच्चों को समझ में नहीं आती है, और आने वाले समय में जब वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और 10वीं और 11वीं में जब सामाजिक विज्ञान के वो लेकर आर्ट लेकर पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत कठिनाई होती है। इसलिए यदि आप 9th से सामाजिक विज्ञान, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें लागू हो गई है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 1 अध्याय 1 पालमपुर गाँव की कहानी। तो यहाँ पर अवलोकन दे रखा है सबसे पहले, तो चलो इससे शुरुआत कर लेते हैं। जहाँ पर हमें समझाने की जरूरत होगी वहां समझाते जाएंगे। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक पालमपुर गांव की कहानी बता रखी है जो कि काल्पनिक है, और उसके माध्यम से उत्पादन से संबंधित चीजें समझाएंगे हमें। उत्पादन मतलब जो उत्पादन होता है ना, जो जिस नई चीज का निर्माण होता है वही उत्पादन होता है ना बच्चों। तो पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ खेती मुख्य रूप से होती है ना, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, छोटे स्तर पर निर्माण कार्य, है ना, छोटी छोटी चीजों का उत्पादन होता है, वो है लघु स्तरीय विनिर्माण। डेयरी मतलब दूध, दही, छाछ आदि का निर्माण, है ना। परिवहन मतलब आने जाने के साधन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादन क्रियाएं करेंगे तो इनके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? संसाधन वे साधन है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, है ना। संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा मतलब ये रुपए पैसे अपने आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। परिचय: पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। तो पालमपुर कैसा गांव है? जो आसपास के गांव से अच्छे से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ना। रायगंज जो एक बड़ा गांव है वो पालमपुर से केवल 3 किलोमीटर ही है, मतलब पालमपुर के पास में ही है रायगंज, जो कि एक बड़ा गांव है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है ना। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गांव जो है पालमपुर की कहानी हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों। तो ये हम समझ गए कि पालमपुर जो है वो 3 किलोमीटर दूर है रायगंज से। रायगंज जो कि एक बड़ा गाँव है, और एक छोटे गाँव शाहपुर से भी जुड़ा हुआ है सड़क मार्ग से, जिसमें से बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी और अन्य साधन निकल सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो गांव में कितने परिवार रह रहे हैं? 450 है, जो कि विभिन्न अलग अलग जातियों के हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है ना। अधिकांश जो भूमि के स्वामी जिनके पास जमीन है ना, जिनके पास जमीन है वो उच्च जाति के 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अधिकतर जमीन उनके पास है। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं,
ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। तो इन लोगों के पास, जिनके पास अधिक जमीन भी है, उनके मकान भी कैसे हैं? ईंट और सीमेंट के, मतलब पक्के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। अब यहाँ बताया गया है कि इस गांव जो पालमपुर है, इसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 1/3 है। मतलब कुल जनसंख्या जैसे मान लो कुल जनसंख्या 100 है, तो अनुसूचित जाति के लोग कितने होंगे? 1/3 मतलब 1/3 है ना। तो 3×9, फिर 10, 3×9.33, मतलब यदि 100 गांव के लोगों की जनसंख्या है तो लगभग 33 लोग कैसे हैं? अनुसूचित जाति के, 1/3 है ना। 1/3 ऐसे निकालते बच्चों। तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, है ना। 1/3 तो, लेकिन वो गांव के एक कोने में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है ना। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। तो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी है और एक हाई स्कूल भी है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब वही हॉस्पिटल है, एक अस्पताल है, एक है ना। राजकीय प्राथमिक मतलब सरकारी अस्पताल है, और एक निजी मतलब प्राइवेट अस्पताल भी है, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये पालमपुर गांव की पूरी हमें विवरण दिया गया था। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। मतलब ये सारी चीजें पालमपुर गांव में है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो आपके आसपास के गांव में भी क्या ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसा आप यहाँ पर तुलना कर सकते हो कि पालमपुर गांव से। यदि आप भी किसी गांव में रहते हो तो आपका गांव या आपके आसपास कोई छोटे गांव हो, उनकी तुलना आप कर सकते हो। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी, है ना। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, जैसे भारत के जो गांव हैं उनमें उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या बच्चों? खेती है। खेती अधिकतर की जाती है, फसलें बोई जाती है ना, फसलों का उत्पादन होता है। और अन्य उत्पादन गतिविधियों जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, ये क्या है? लघु विनिर्माण मतलब छोटे स्तर पर छोटी चीजों का उत्पादन, है ना। छोटी छोटी चीजों का उत्पादन होता है, जैसे दरी निर्माण है ना, या फिर बांस के बर्तन या बांस के सामान बनाए जाते हैं। परिवहन है ना, सामान लाना ले जाना। दुकानदारी है ना, दुकानें रहती है, आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करें। तो सबसे पहले हम उत्पादन के बारे में सामान्य बातें जान लेते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है ना बच्चों। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना, बनाना जिसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता होगी तो ही तो उत्पादित करेंगे। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है ना। कोई सी भी सेवा या वस्तु उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज, है ना। भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए सबसे पहले। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है ना। तो यहाँ पर दूसरी आवश्यकता श्रम की है बच्चों, है ना। पहली आवश्यकता भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे भूमि के साथ क्या किया जाएगा? जल, वन, खनिज, इनकी जैसे उत्पादन भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना। अलग अलग तरीके के उत्पादन के लिए अलग अलग चीजों की प्राथमिकता अलग होगी, है ना। तो किसी उत्पादन प्रक्रिया के लिए तो भूमि बहुत आवश्यक होगी, खनिज संसाधन होने चाहिए, जल होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कुछ उत्पादन क्रियाएं ऐसी होती है बच्चों जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है ना।
दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है और कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनमें शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है ना। वो उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, उत्पादन की वस्तु पर निर्भर करेगा कि उसमें कैसे श्रम की आवश्यकता है ना। या तो पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है ना, इस तरह के लोगों की आवश्यकता है, या फिर कम पढ़े लिखे भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है ना। भौतिक पूंजी किसे कहा गया? अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? तो अब यहाँ बताया गया है कि भौतिक पूंजी में कौन कौन सी चीजें आएगी, है ना। तो क है औजार, मशीन, भवन, है ना। पहले कौन से आएंगे बच्चों? औजार, मशीन और भवन। तो भौतिक पूंजी मतलब है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, जो सामान आ रहे हैं, है ना, उत्पादन के स्तर पर जितने चीजों की आवश्यकता आ रही है वो सारी भौतिक पूंजी है कि उनके बिना उत्पादन नहीं होगा। तो क में दे रखा है औजार, मशीन और भवन। औजार, मशीन तथा भवन तीनों में अत्यंत साधारण औजार, जैसे यहाँ दिख नहीं रहा बच्चों, है ना, दोनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तथा इन्हें स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो औजार, मशीन और भवन जो है स्थायी पूंजी, क्योंकि एक बार ये आ गए तो बहुत समय तक ये चलते रहेंगे। जैसे भवन बनाया किसी ने, है ना, उत्पादन कार्य करने के लिए कोई भवन का निर्माण करा, तो वो एक स्थायी पूंजी हो गई, क्योंकि वो कई वर्षों तक एक जैसा बना रहेगा। जैसे मशीनें आ गई तो मशीनें भी बहुत समय तक उसके उपयोग में आ जाएगी, स्थायी पूंजी हो जाएगी, और औजार भी स्थायी पूंजी है। ख वाला है बच्चों कच्चा माल और नगद मुद्रा। नगद मतलब खुद के पास पैसे जो है वो, है ना, और कच्चा माल उत्पादन के लिए क्या चाहिए। ठीक है, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, है ना। आप उदाहरण से समझ सकते हो बच्चों कि कुम्हार जो यदि बर्तन बनाएगा, मटके बनाएगा, है ना, तो उसके लिए जो कच्चा माल है क्या है? मिट्टी है। मिट्टी के बिना तो बना नहीं पाएगा, तो वो उसका कच्चा माल हो गया। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है ना। कुछ पैसे भी चाहिए। यदि उत्पादन क्रिया कोई व्यक्ति कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसको बीच बीच में कई छोटी छोटी चीजों की भी आवश्यकता होगी, तो इसको खरीदने के लिए उसके पास कुछ पैसे भी होने चाहिए। तो ये पैसे उसके क्या कहलाएगी? नगद मुद्रा। नगद मुद्रा भी जरूरत है, पैसों की आवश्यकता होती। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, है ना। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था स्थायी पूंजी। तो स्थायी पूंजी में क्या आई थी? औजार, मशीन और भवन, जबकि कच्चा माल और नगद मुद्रा कार्यशील पूंजी, क्योंकि ये तो कार्य में ही लगे रहेंगे ना। ये तो जैसे कच्चा माल आया उससे निर्माण कार्य हो गया, है ना। नगद मुद्रा बीच बीच में जरूरत पड़ती रहेगी, तो ये कार्यशील पूंजी हो गई। औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है, इसलिए इन्हें कार्यशील पूंजी कहा गया है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। और क्या आवश्यकता पड़ेगी? ज्ञान की, और उद्यम मतलब कार्यशील होने की, है ना। ज्ञान तो आपको चाहिए, अब आपके पास ये सब हो गए तो आपको कार्यशील भी होना पड़ेगा। उद्यम मतलब कार्य में लगे रहना पड़ेगा। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है ना। आजकल इसे क्या कहा जाता है? मानव पूंजी, है ना। जो चौथी आवश्यकता हमने बोली थी कि ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होगी, तो आजकल उसे मानव पूंजी कहा जाता। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ एक चित्र दे रखा है। कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक, है ना। श्रमिक लोग कारखानों में मशीनों पर काम कर रहे हैं ना। ठीक है, अब अगला दे रखा है बच्चों, चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको बोल रखा कि इसमें भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की
पहचान कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ जहाँ ये कारखाना बना हुआ है ना, जहाँ ये कारखाना बना हुआ है तो वो भूमि हो गई, है ना, क्योंकि भूमि पर ये भवन बना होगा और उसी पे ये मशीनें रख रखी होगी, तो ये भूमि हो गई। फिर श्रम, तो श्रम तो कौन कर रहे हैं, ये जो श्रमिक लोग लगे हुए हैं ये श्रम कर रहे हैं, है ना। और स्थायी पूंजी, तो स्थायी पूंजी में हमें पता है, स्थायी पूंजी में आएगी ये मशीनें, औजार और भूमि जो है, भवन जो है बच्चों, मशीनें, औजार और भवन ये स्थायी पूंजी है, ठीक है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादक के कारक कहा जाता है। तो उत्पादन जो बच्चों है, उत्पादन है ना, उत्पादन किससे होगा, भूमि, मतलब भूमि होनी चाहिए, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है ना, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो उत्पादन के कारक क्या है, भूमि, श्रम और पूंजी, है ना, भूमि, श्रम और पूंजी जो उत्पादन के कारक कहे गए हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में उन उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, है ना, सुविधा के लिए बोला गया है, भौतिक पूंजी को पूंजी बोल दिया गया है, ठीक है। अब पालमपुर में खेती, तो हम तो पालमपुर की कहानी पढ़ रहे थे, जो एक काल्पनिक गांव है, जो हमें समझाने के लिए बनाया गया है ना, एक सामान्य गांव जैसा है, जैसा गांव आपका होगा या आपके आसपास के छोटे गांव होंगे उस तरह का गांव है ये पालमपुर। तो यहाँ पर उत्पादन के कारक जो है भूमि, श्रम और पूंजी के बारे में और अधिक विस्तृत हमें यहाँ पर बताया गया है। भूमि स्थिर है, पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है ना, 75% लोग ऐसे हैं जो पालमपुर में जो खेती से अपनी जीविका, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है ना, खेती में जो भूमि क्षेत्र जो है वो स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है ना। 1960 से आज तक भूमि का क्षेत्र है, तो ये कृषि भूमि की बात कर रहे हैं ना, विशेष रूप से कृषि की बात कर रहे हैं। तो कृषि का जो जुताई वाली बात हो रही है ना, तो जुताई के अंतर्गत तो जो क्षेत्र है बच्चों, तो कृषि का क्षेत्र है वो आज तक बढ़ा नहीं 1960 के बाद। लेकिन 1960 के बाद जनसंख्या जरूर बढ़ी होगी, लेकिन जो कृषि का क्षेत्र है वो स्थिर है, उतना के उतना ही है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। किस समय तक, 1960 तक। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब कोई गुंजाइश नहीं है। 1960 में बंजर भूमि को खेती योग्य में बना दिया गया था, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं। तो 1960 के बाद से भूमि क्षेत्र, जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, मतलब कृषि के अंतर्गत जितना भूमि क्षेत्र वो उतना ही है। भूमि नापने की, अब ये विशेष है बच्चों, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, है ना, ये जीके से संबंधित है, आपको हमेशा काम आएगा। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यदि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। क्या है? हेक्टेयर। लेकिन गांव में बीघा, गुंठा आदि जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं उससे भी मापा जाता है। और 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है ना। कैसा वर्ग बच्चों? कैसा वर्ग? देखो, जैसे वर्ग की क्या होती है बच्चों, सारी भुजाएं बराबर है ना, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर है। तो 1 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर जो है 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग, तो ये जो इसकी है 100 मीटर है ना बच्चों। 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग, मतलब ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा और ये भी 100 मीटर होगा, क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है। तो 100 मीटर के भुजा वाले वर्ग के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर ये होता है ना, जिसकी ये वर्ग है, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर है और कितने कितने की है? 100 मीटर की है ना बच्चों। ठीक है, 1 हेक्टेयर हमने समझ लिया है।
अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।